अस्सलाम वालेकुम। यूरोपियन हिस्ट्री का टॉपिक ईस्टर्न क्वेश्चन और उसके बाद ईस्टर्न क्वेश्चन किस तरह से इंटरनेशनल क्वेश्चन बनता है इसको डिस्कस करेंगे। और वाई यूरोपियन पावर्स क्यों इन्वॉल्व होती हैं ईस्टर्न क्वेश्चंस में, और किस तरह से ईस्टर्न क्वेश्चन की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है, और किस तरह से ईस्टर्न क्वेश्चन ऑटोमन एम्पायर की डिक्लाइन का सबब बनता है। आज की इस वीडियो में इन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहेंगे। सबसे पहले ईस्टर्न क्वेश्चन हमेशा से एक इंटरनेशनल क्वेश्चन रहा। अब अगर मैप यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो मैप की जो ईस्ट साइड है मैप की, उसको हम ईस्टर्न यूरोप कहते हैं। छोटी छोटी स्टेट्स हैं यूरोप की, जिसको हम बाल्कन पेनिनसुला या बाल्कन स्टेट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब वो स्टेट कौन कौन सी हैं? अल्बानिया, बोस्निया हेर्ज़ेगोविना, बल्गेरिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मॉन्टेनिग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया एंड स्लोवेनिया। ठीक है, मैप भी आप देख सकते हैं बाल्कन पेनिनसुला जहाँ पे स्टार लिखा हुआ कैपिटल्स हैं, और जहाँ पे वाइट डॉट है तो वो मेजर स्टेट्स हैं। तो इसमें आप उनका जो सर्बिया है, बल्गेरिया आपको दिख रहा होगा, रोमानिया आपको दिख रहा होगा, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, इटली। तो ये क्या है? ये ईस्टर्न यूरोप है और ये स्मॉल स्टेट्स हैं यूरोप की, और इसको हम बाल्कन पेनिनसुला या बाल्कन स्टेट्स भी कहते हैं। अब इनका रिलीजन अलग था, ज़्यादातर इनमें से क्रिश्चियन थे। उनका जो इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट भी डिफरेंट था, और ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थी। अब सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि ये क्रिश्चियन स्टेट्स थी और ये मुस्लिम एम्पायर के अंडर में थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये ईस्टर्न यूरोप का पार्ट भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन करता है तो उन पर कौन रूल करेगा? तो ये था ईस्टर्न क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये एक और क्वेश्चन था कि बाल्कन स्टेट्स की फेट क्या होगा, उन पे कौन हुक्मरानी करेगा और उनका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो ये दो ईस्टर्न क्वेश्चन थे जो कि ऑटोमन एम्पायर की डिक्लाइन के वक्त इमर्ज कर रहे थे। अब ईस्टर्न क्वेश्चन ईस्टर्न साइड, यूरोप की ईस्टर्न साइड में रिवॉल्व कर रहे थे अबाउट 18 to 20th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी। अब ईस्टर्न क्वेश्चन बाल्कन स्टेट्स की पॉलिटिक्स और उनकी पॉलिसीज़ पे असरअंदाज हुआ, उनको ज़्यादा इफेक्ट किया। ईस्टर्न क्वेश्चन ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर, जब ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था, तो उनके टाइम पर ये इमर्ज हुआ, और ऑटोमन एम्पायर जो है ऑटोमन एम्पायर की वजह से दूसरी जो पावरफुल स्टेट्स थी उनके दरमियान एक टेंशन क्रिएट हुई। टेंशन क्या थी वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब रीज़न क्या थे ऑटोमन एम्पायर के डिक्लाइन का? ऑटोमन एम्पायर के डिक्लाइन का सबसे पहले वीक रूलर, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए थे, और उनकी जो वारफेयर टेक्नोलॉजी थी वो आउटडेटेड हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी। वो उनके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी वार करने के लिए, या वारफेयर जो होती हैं। और यूरोपियन की एडवांसमेंट, वो एडवांस होते जा रहे थे, और नेशनलिज्म का गिरोह हुआ बाल्कन स्टेट्स में। अब बाल्कन जब नेशनलिज्म का गिरोह होता है तो आपको पता है कि कोई भी स्टेट किसी दूसरी पावर के अंडर में नहीं रहना चाहती। और अब अगर वो मुस्लिम स्टेट हैं और क्रिश्चियन छोटी जो स्टेट्स हैं जो अंडर कंट्रोल में हैं वो क्रिश्चियन है, और जो उन पर हुक्मरानी कर रहा है वो मुस्लिम स्टेट है, तो उनको किस तरह से वो बर्दाश्त होगा कि हम पर कोई दूसरा हाकिम या कोई मुसलमान हम पर हुक्मरानी करे। तो नेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा था, इसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन होती जा रही थी। हालांकि ऑटोमन एम्पायर उन पर मतलब इस तरह से नहीं कर रहे थे कि उन पर ज़्यादा जुल्म, या जैसे कि दूसरी हुकूमत करती हैं एक माइनॉरिटीज़ पे, इस तरह से बिल्कुल नहीं था। वो उनका पूरा ख्याल रख रहे थे, जो भी चीज़ उनको चाहिए होती थी वो उनको प्रोवाइड करते थे, सिक्योरिटी उनको देते थे, हर चीज़ उनको देते थे। लेकिन कभी कभी ऑटोमन एम्पायर रूड हो जाता था उनके साथ। तो बाल्कन स्टेट्स आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन जो दूसरी पावरफुल स्टेट्स थी वो इस इंतज़ार में थी कि ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन करे और इन बाल्कन स्टेट्स पे हम हुक्मरानी करें। बाल्कन स्टेट्स इंडिपेंडेंट आज़ाद होना चाह रही थी, और उन दूसरी जो स्टेट्स थी उनका क्या इंटरेस्ट था? वो उनका इम्पेरियल कॉलोनियल इंटरेस्ट था इन स्टेट्स के ऊपर। अब दूसरी पावरफुल स्टेट्स कौन सी थी? बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। ये पावरफुल स्टेट्स थी जो कि इंतज़ार में थी कि ऑटोमन एम्पायर, अब रशिया तो बिल्कुल इंतज़ार में था कि ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन करे और मैं अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करूं और मेडिटेरियन सी पे एक्सेस हासिल करूं अपना। लेकिन बरतानिया और फ्रांस उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि उनकी कॉलोनी हुआ करती थी मेडिटेरियन सी के उस पार, उनको अपनी कॉलोनीज़ की तरफ जाना होता था मेडिटेरियन सी से गुजर कर। अगर जब रशिया उस मेडिटेरियन सी पे कब्ज़ा कर लेता या उनका एक्सेस हो जाता, तो इन दोनों फ्रांस और बरतानिया के लिए मुश्किल हो जाता उस वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ की तरफ जाना, और वो शायद अपनी कॉलोनीज़ को खो बैठते। अब ईस्टर्न क्वेश्चन इस तरह से क्या बन गया? इंटरनेशनल क्वेश्चन। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग पावरफुल स्टेट्स। रशिया जो था बाल्कन स्टेट्स का नेबर भी था, और रशिया चाहता था कि वो अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करे,
और ये एक थ्रेट बन रहा था पावरफुल स्टेट्स के लिए, जैसा मैंने अभी बताया। तो अगर रशिया बाल्कन स्टेट्स पर कंट्रोल करने पर कामयाब हो जाता तो ये एक पावरफुल स्टेट्स के लिए सबसे पहले एक थ्रेट था, ठीक है, क्योंकि उनकी पावरफुल स्टेट्स की कॉलोनी थी। और फिर उसके बाद रशिया की अब ये परेशान हो रहे थे कि हम रशियन फेडरेशन को किस तरह से रोकें। रशियन फेडरेशन मतलब रशिया की जो पॉलिसीज़ थी वो हमेशा अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करता रहता है, इसलिए अभी भी रशिया को आप देखेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा जियोग्राफिकल के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है। अब ईस्टर्न क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली जो है वो थ्रेट कर रहा था, उनके दरमियान एक थ्रेटन ब्रिंग ला रहा था पावरफुल स्टेट, यूरोप की जो पावरफुल स्टेट्स को, और उनको कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके आ रहा था ईस्टर्न क्वेश्चन। अर्ली 70s में ऑटोमन एम्पायर के पास इतनी ताकत नहीं थी, वो बिल्कुल अनएबल हो चुका था एथनिक माइनॉरिटीज़ पे कंट्रोल करने पर। उनके पास इतनी मतलब एबिलिटी या पावर नहीं थी कि वो उस वक्त माइनॉरिटीज़ पर कंट्रोल करे और बाल्कन्स पे, ठीक है। तो उनमें से कुछ बाल्कन स्टेट्स जो थी वो आज़ाद हो गई, जिसमें सर्बिया आज़ाद हो गया, हंगरी आज़ाद हो गया, रोमानिया और ग्रीस आज़ाद हो गए, ठीक है। तो अब ये कहा जाता है कि ईस्टर्न क्वेश्चन एक सबब बनता है वर्ल्ड वार 1 का, ठीक है। और ऑस्ट्रिया एनेक्स करता है बोस्निया को 1908 में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया और सर्बिया का रिलेशन ख़राब हो जाता है, ठीक है, या ख़राब हो जाता है, और रशिया और सर्बिया को गुस्सा आ जाता है ऑस्ट्रिया पे। तो रशिया बाल्कन लीग्स ऑफ सर्बिया को ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प करता है, उसमें बल्गेरिया भी आ जाता है, मैसेडोनिया और ग्रीस भी आ जाता है, जो कि जिन्होंने रिसेंटली मतलब उस वक्त ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी ली थी। तो रशिया उनको ऑर्गेनाइज़ करता है, मदद करता है ऑर्गेनाइज़ करने में। तो रशिया से हेल्प लेने के बाद वो ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट वार करते हैं, और ऑटोमन एम्पायर की डिफ़ीट हो जाता है, उसकी डिफ़ीट हो जाती है 1912 में, जिसको हम बाल्कन वार भी कहते हैं। क्योंकि मिलिट्री वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ऑटोमन एम्पायर तो वैसे ही डिक्लाइन कर रहा था, वो तो बिल्कुल वीक हो चुका था, उनके पास इतनी वारफेयर टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से वो ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त दे दिया उन्होंने। तो उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर को डिफीट करने के बाद ये आपस में भी लड़ना शुरू हो गए, जिसकी वजह से अब ये सिचुएशन जितनी भी हैं, मतलब ऑस्ट्रिया जिन्हें अनेक्स किया बोस्निया को, फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइज लीग ऑफ सर्बिया बनी, बाल्कन लीग ऑफ सर्बिया बना, ठीक है। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के दरमियान जो रिलेशन ख़राब हुआ, फिर ऑटोमन एम्पायर को डिफीट किया गया 1912 में। तो ये जितनी भी सिचुएशन थी ये वर्ल्ड वार 1 की तरफ लेके जा रही थी, ठीक है। अब ईस्टर्न क्वेश्चन पीरियडिकली अरोज होता रहा, बार बार एक इमर्ज होता रहा। ग्रीक रेवोल्यूशन के दौरान 1820 में जब ग्रीक रेवोल्यूशन हुआ था, उसके दरमियान उस वक्त भी ईस्टर्न क्वेश्चन का इमर्ज हुआ, रेस किया गया। क्रेमियन वार में भी 1853 वाली और 56 से 56 तक जो चली थी, इस पे हम बात करेंगे। क्रेमियन वार वो भी हमारे इस टॉपिक में आ रहा है। और बाल्कन क्राइसिस 1875 से 78 तक, बोस्नियन क्राइसिस 1908 और बाल्कन वार्स 1912-1913, जो कि अभी हमने डिस्कस किया ऑटोमन एम्पायर वाला। तो ये कुछ सिचुएशन थी जिसकी वजह से ईस्टर्न जो क्वेश्चन था वो पीरियडिकली अरोज होता रहा था, उसका इमर्ज होता रहा है। अब आते हैं बाल्कन प्रॉब्लम्स। बाल्कन प्रॉब्लम, सबसे पहले बाल्कन वर्ड का मतलब क्या है? उसका मतलब है ये एक टर्किश वर्ड है जिसका मतलब है माउंटेन, ठीक है। एक और एक नेशनलिज्म नेशन आती है जिसको हम स्लेविक कहते हैं, या हम बाल्टिक भी कहते हैं। तो इस स्लेविक पे आ जाते हैं। स्लेविक का मतलब है कि ये नेशनल स्ट्रगल थी, ठीक है, नेशनलिस्ट स्ट्रगल थी। और एक यूरोपियन वर्ड है जिसका नाम है साउथ ईस्टर्न साइड वाले सिविलियन, ठीक है। साउथ ईस्टर्न साइड में जो सिविलियंस रहते थे उसको हम कहते हैं स्लेविक। क्या थी अब बाल्कन्स में जब टेंशन सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है बाल्कन में वो 19th सेंचुरी से स्टार्ट होती है। साउथर्न साइड ऑफ बाल्कन स्टेट्स में साउथर्न साइड जो है उसमें मेडिटेरियन सी है, ठीक है। और ये एक टेंशन थी, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली डिस्कस किया कि रशिया को एक्सेस चाहिए होता है मेडिटेरियन सी का, जिसकी वजह से ये एक टेंशन क्रिएट करता है दूसरी पावरफुल स्टेट्स के दरमियान, ठीक है। अब मेडिटेरियन सी है, रशिया को उसका एक्सेस चाहिए, और इसी वजह से ये रशिया और बरतानिया के दरमियान एक टेंशन क्रिएट होती है। अब साउथ साइड में मेडिटेरियन सी है और ईस्ट साइड में ब्लैक सी है। अब आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रगल थी यूरोपियन पावर्स के दरमियान, ठीक है। अब रशिया का इंटरेस्ट था ऑटोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन में। जैसे कि मैंने अभी बताया कि रशिया इंतज़ार में था कि ऑटोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन हो, ऑटोमन एम्पायर टूट जाए और मैं अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करूं,
ठीक है, अपनी मेडिटेरियन सी की तरफ, यहाँ बाल्कन स्टेट्स में। तो बरतानिया और फ्रांस चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर एग्जिस्ट करे, वो अभी तक मतलब हुक्मरानी करे बाल्कन स्टेट्स पे। वो ये नहीं चाहते थे कि हम बाल्कन स्टेट पे हुक्मरानी करें, वो ये चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर ही बाल्कन स्टेट्स पे हुक्मरानी करे और रशिया को मौका ना मिले कि वो बाल्कन स्टेट्स पे हुक्मरानी करे या उसको मेडिटेरियन सी का एक्सेस मिल जाए। ठीक है, तो ये इसकी वजह से एक तरफ रशिया चाह रहा था बाल्कन ऑटोमन एम्पायर टूट जाए, उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाए, दूसरी तरफ बरतानिया और फ्रांस चाह रहे थे कि वो एग्जिस्ट करें। इस वजह से टर्की को नाम दिया गया सिक मैन ऑफ यूरोप। ठीक है, अब रशिया जो था वो एक रूसोफोबिया बन गया था बरतानिया के लिए और फ्रांस के लिए, या दूसरी जो पावरफुल स्टेट्स थी ऑस्ट्रिया के लिए, क्योंकि उनकी एक कॉलोनी थी और रशिया एक मतलब अपनी कॉलोनी, अपनी बाउंड्री को, टेरिटरीज को एक्सटेंड करना चाह रहा था। तो ये एक फियर क्रिएट हुआ दूसरी पावरफुल स्टेट्स के दरमियान, बरतानिया, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के दरमियान। ठीक है, तो इसको इसलिए इसको नाम दिया गया रूसोफोबिया। अब रशिया के दो इंटरेस्ट थे, एक रिलीजियस इंटरेस्ट था क्योंकि बाल्कन जो स्टेट्स थी वो क्रिश्चियन थी और रशिया ने एक मतलब एक तरह से ठीका ले लिया था कि वो एक प्रोटेक्टर है क्रिश्चियंस का, क्योंकि ये एक तो फ़ायदा उठा रहा था अपने उसका कि मैं क्रिश्चियंस का एक प्रोटेक्टर हूँ, मुझे ना इसी वजह से मुझे यहाँ पर एक राइट है, एक हक हासिल है कि मैं बाल्कन स्टेट्स पे हुक्मरानी करूँ क्योंकि ये क्रिश्चियन है और मैं क्रिश्चियन का प्रोटेक्टर हूँ, मुझे इसलिए ये चाहिए। और दूसरा इसका इंटरेस्ट था स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। अब ये मैंने अभी बताया कि वो अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करना चाहता था और मेडिटेरियन सी में एक्सेस हासिल करना चाह रहा था। अब उस वक्त यहाँ पे आ जाते, थोड़ी फ्रांस की तरफ चलते हैं। फ्रांस में क्या हो रहा था, तो फ्रांस में उस वक्त नेपोलियन III रूल कर रहा था फ्रांस पर, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट का नेफ्यू था और ये प्रेसिडेंट बना 1848 में लुइस फिलिप को रिमूव करने के बाद। ठीक है, उसको अपनी रिपब्लिक ही रिमूव करती हो और इसको अपनी रिपब्लिकन ही प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है, इलेक्टेड बाय रिपब्लिकन। अब रीज़न क्या था उसको इलेक्ट करने का, सबसे पहले एक रीज़न ये था कि वो तो एक नेशनलिस्ट था और उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो एग्रेसिव थी। अब ये चाहता था, ये लोगों को बावर कराना चाहता था, उनको बिलीव दिलाना चाहता था कि मैं एक ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा जो फ्रांस को वार की तरफ तो लेके जाएगा लेकिन उस वार में फ्रांस इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उस वक्त ये इसने एक रिलीजन को एज अ वेपन यूज़ किया ताकि लोगों को एक मतलब बिलीव हो जाए कि वो उनकी उम्मीदों पर जो जैसे वो चाहते हैं उस तरह का मैं लीडर हूँ उनके लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, 1849 में रिपब्लिकन रोम में पोप को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, 1849 में पोप को रिमूव कर दिया जाता है रोम रिपब्लिकन की तरफ से। अब ये क्या करते हैं, ये अपने नेपोलियन III अपनी ट्रूप्स भेजते हैं रोम में और पोप को रिस्टोर कर देते हैं। अब इस चीज़ को देखकर लोगों ने ये समझा कि नेपोलियन बोनापार्ट ना सिर्फ नेशनलिस्ट है लेकिन रिलीजियस लीडर है। ठीक है, क्योंकि इसने पोप की हेल्प की है और इस वजह से मतलब उसने आवाम का एतमाद जीता और लोगों ने उसको सपोर्ट किया। तो रशिया भी जिस तरह से रशिया रिलीजन को यूज़ कर रहा था मेडिटेरियन सी को एक्सेस करने के लिए, तो फ्रांस भी ये चाहता था कि मैं भी क्रिश्चियन का प्रोटेक्टर हूँ और उसने एक एक्ट भी किया था पोप को बचाने के लिए। ठीक है, तो एक इस तरफ फ्रांस भी ये क्लेम कर रहा था कि मैं भी प्रोटेक्टर हूँ, उस तरफ रशिया भी क्लेम कर रहा था तो कि मैं भी क्रिश्चियंस का प्रोटेक्टर हूँ, क्योंकि इसने फ्रांस ने पोप को कई सालों तक पोप को भी सिक्योरिटी भी दी थी। ठीक है, लोगों को कन्विंस करने के लिए। अब बरतानिया हमेशा चाहता था कि रशिया को बाल्कन स्टेट से दूर रखा जाए। ठीक है, तो रशिया ने टर्की को एक मतलब रिकग्नाइज़ करने के लिए उसको कहा कि मुझे बाल्कन स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने की रिकग्नाइजेशन मुझे दे दो ताकि मैं बाल्कन स्टेट्स को अपनी ही राइट के हिसाब से उनको प्रोटेक्ट करूं और मुझे यहाँ पे एक्सेस मिलना चाहिए। तो फ्रांस और बरतानिया ने टर्की को अश्योर कराया, यकीन दिलाया कि आप इसको रिकग्नाइज़ ना करें, एक्सेप्ट ना करें, जो वो चाहता है हम आपको सपोर्ट करेंगे। और इसी वजह से एक वार हो जाती है इनके दरमियान। इस वार को हम डिस्कस करेंगे, क्रेमियन वार को हम डिस्कस करेंगे, इन्हीं टॉपिक्स में आते हैं।
ठीक है। अब फ्रांस और बरतानिया ने टर्की की हेल्प की और रशिया को डिफीट हो जाती है, और इस तरह से ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की जाती है रशिया को मेडिटेरियन सी से दूर रखने के लिए। ठीक है, तो ये था टॉपिक ईस्टर्न क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्वेश्चन, बाल्कन प्रॉब्लम्स, और किस तरह से पावरफुल कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई वार में, किस तरह से वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होती है। वर्ल्ड वार 1 हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम क्रिमियन वार को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम रशिया की जो वार होती है, ये अभी जो हमने डिस्कस की है, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे।